वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के सह रोज़ा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सह रोज़ा दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला श्रीनगर में अहम मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के अरकान से भी मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। इतवार के रोज़ जम्मू में एक अवामी इजलास से अमित शाह खिताब करेंगे। तो काफ़ी अहम खबर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के सह रोज़ा दौरे पर नाज़रीन आज पहुँच रहे हैं। श्रीनगर वो पहुँचेंगे। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। काफ़ी अहम माना जा रहा है इस दौरे को। 3 दिन का ये दौरा है। सह रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा श्रीनगर में अहम मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के अरकान से मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शब्बीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शब्बीर, काफ़ी अहम खबर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। कब तक पहुंचने वाले हैं और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए आजम, फिलहाल तो यहाँ के आसमानों से बारिश गिर रही है। श्रीनगर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है और कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। प्रोग्राम के मुताबिक, अगर प्रोग्राम उसी हिसाब से हुआ मौसम को देखते हुए, तो प्रोग्राम ये है कि वो तकरीबन 10:30 के 11 के करीब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12:30 बजे राजभवन में उनकी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, जो जहाँ के हिफाजती सूरत हाल को लेके एक यूनिफाइड कमांड के साथ एक मीटिंग होगी राजभवन में। वो प्रोग्राम है 12:30 बजे। उसके बाद से मुख्तलिफ इंटरेक्शन हैं। 4:30 बजे उनकी जो यहाँ पे यूथ क्लब बनाए गए हैं, उसके तहत मिशन यूथ के तहत हर पंचायत में एक यूथ क्लब बनाया गया है, उनके लोगों से बात होगी। वीसी के थ्रू, यानी वर्चुअल मीटिंग होगी वो, जी। क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे आज इन हालात में। और सबसे जो अहम प्रोजेक्ट है वो ये है कि शारजाह और श्रीनगर का राब्ता हो जाएगा, उसकी इनॉग्रेशन करनी है उन्हें यहाँ पे। तो कुल मिला के ये दौरा तो इस तरह तय है। सिक्योरिटी के इकदाम यहाँ पे है, हर जगह चप्पे चप्पे पे लगी है। कल रात को भी हमने आपको विजुअल्स के जरिए दिखा था कि देर रात को यहाँ पे स्कूटर्स पे गली गली में सिक्योरिटी थी और डल झील को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ पे SKITC में आज क्योंकि एक यूथ सूफी फेस्टिवल है, उम्मीद है कि वहाँ शायद वो भी उसमें शिरकत कर सकें, लेकिन प्रोग्राम में वो शामिल नहीं है। पहुंचने का जब वो ये प्रोग्राम तब होंगे जब मौसम इजाजत देगा। अभी फिलहाल एयरपोर्ट से कोई ऐसी इतला नहीं है कि वहाँ पे विजिबिलिटी की कोई परेशानी है। उम्मीद करेंगे कि मौसम ठीक रहे और वो यहाँ आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, यही जानना चाहूंगा कि तस्वीरों में भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि तेज बारिश वहाँ पर हो रही है श्रीनगर में भी। तो क्या इस बारिश की वजह से या मौसम की वजह से दौरे में कुछ खलल भी पड़ सकता है? आदम, फिलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि एयरपोर्ट से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बारिश ये रहती है, मुस्तकिल रहती है, और चूंकि जो रूट है वहाँ पे पीर पंजाल रूट आता है, एरियल रूट जो इसका है, ऐसी फिलहाल तो कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल शब्बीर, एक चीज और जानना चाहूंगा, दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। सियासी तौर पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, बात यह है कि दफा 370 को कलअदम किए जाने में लोग यहाँ पे अहम रोल अमित शाह का मानते हैं। बिल्कुल, ये आम कश्मीरी की ये राय है कि दफा 370 ज्यादातर इन्हीं की वजह से ये कलअदम किया गया। आम लोगों में तो कोई इस तरह का कोई वो जिसको यहाँ पे जोश कहेंगे, ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। लेकिन टेमोगोइया है कि इस बार क्या होगा, इस बार कोई क्या नई चीज आएगी। लेकिन ये है कि इस बार कोई चीज कलअदम करने की बात नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शारजाह के साथ श्रीनगर को मिलाने की बात है। और आजम, ये शारजाह को श्रीनगर के साथ मिलाने का ये जो प्रोग्राम है, या आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पे सरमायाकारी करने हैं दुबई के लोग, ये इसका बड़ा सियासी एक महलवकू है, ये बड़ा अहम है सियासी तौर पे। क्योंकि अगर दुबई और दीगर ऐसे ममालिक
यहाँ सरमाया कार्य करते हैं, उससे पाकिस्तान को बड़ा धचका मिलता है, उनकी पॉलिसीज को एक बहुत बड़ा धचका मिलता है। तो ये एक उस तरह का एक कदम है, क्योंकि शारजा को यानी मिडिल ईस्ट को, इस पूरे इलाके को जोड़ रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ पे अपनी कंपनियां खोल दें, दफातर खोल दें, तो एक तरह से पाकिस्तान जिसको लेके मसला कश्मीर कहता है, उसका एक ना तरीका उसका बहुत उनका कमजोर पड़ जाएगा। देखो शबीर, आपने फ्लाइट्स का जिक्र किया, गल्फ के लिए आज से फ्लाइट्स खुल रही हैं। एक चीज़ हमने देखा है, जो श्रीनगर से या जम्मू कश्मीर से जो भी हाजी हैं या हज करने के लिए जाते हैं, उनको दिल्ली आना पड़ता है। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट एक गल्फ के लिए शुरू होगी, तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ तजवीज़ है कि हज के लिए जो सफर हज पे लोग जा रहे हैं वो श्रीनगर से भी जा सके? आजम, हज के बारे में ये है कि हज के लिए सीधे फ्लाइट पिछले 1-2 साल से जा रही है। मतलब कोविड से पहले दो फ्लाइट ऐसी गई जो सीधे तौर पे गई। हाँ, एक हाल्ट का दिल्ली का पीरियड रहता है, लेकिन फ्लाइट्स वो कंटिन्यू होती हैं। हाँ, लेकिन इतना ये है कि मिडिल ईस्ट के साथ कश्मीर का जुड़ना यहाँ के इक्तिसादियात के लिए, यहाँ के फ्रूट बिजनेस के लिए बहुत अहम होगा। लेकिन मसला ये है कि क्या वो यहाँ सरमायाकारी करते हैं। एक बिजनेसमैन सरमायाकारी उस इलाके में करता है जहाँ पे उसको रिटर्न मिले, वो ऐसा कोई इसलिए सरमायाकारी किसी की खुशामद के लिए नहीं करता। हाँ, MOUs हुए हैं, करार करना एक सियासी चीज होती है, और फिर यहाँ पे खोलना वो इसकी एक बड़ी अहमियत होगी। क्योंकि अगर सीधे तौर पे यहाँ पे जुड़ जाता है शारजा, दुबई, मिडल ईस्ट के बाकी इलाके, तो यहाँ की इक्तिसादियात को, फ्रूट बिजनेस को, जो बाकी हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको बड़ी मदद मिलेगी। उनका बिजनेस एकदम से सीधे तौर पे उनसे हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आज से श्रीनगर हवाई अड्डे से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रवाना होंगी। पहली परवाज़ शारजा के लिए शाम 6:20 पर रवाना होगी। वहीं पीर, बुध और जुमे को श्रीनगर से एक परवाज़ शारजा के लिए रवाना होगी। तमाम बाकी दिनों में सिर्फ घरेलू परवाज़ें ही उड़ान भरेंगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो इंतजामात को एहतियात से अंजाम दें, जिसमें रेगुलेशन, घरेलू और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की अलहदगी, बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करवाने के अलावा 48 घंटों से पहले लाजमी RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। वादी कश्मीर के ज़िला गांदरबल में दुनिया के मशहूर सियाती मुकाम सोनमर्ग, मीनामर्ग, कोलगाम और तामीराती मुकाम जोजिला मशरकी पोर्टल पर मुतदिल बर्फबारी हुई है। फिलहाल अब भी श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वादरा के महकमा मौसमियात की जानिब से बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में दरमियानी था मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हूर के पास, जो इस वक्त कुलगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़हूर, खबर ये आ रही है कि मशहूर सियाती मकामात जो है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, किस तरह का मौसम है इस वक्त? देखिए आजम, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 22 तारीख की शाम से ही जो है बर्फबारी, हल्की फुल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। और यकीनी तौर पर हम कहें कि कल शाम से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, दरमियानी दर्जे की बारिश और उसके बाद बर्फबारी। और ये जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। रात भर बारिशें हुई, बर्फबारी हुई। और जैसे पहाड़ी इलाकों का ताल्लुक है, यहाँ पे जितनी भी सयाहती मकाम है या पीर पंचाल पहाड़ी इलाके हैं, या फिर अगर हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और अहराबल की बात करें, तो सभी सयाहती मकामात पे जो है बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ जो है मैदानी इलाके थोड़े बहुत जो है नीचे नीचे करके लो लाइन एरिया में, वहां पे भी बर्फबारी हुई है। जैसे कि मनाजिर देख रहे होंगे हमारे नाज़रीन अभी, तो तमाल हांजीपुरा के कुछ इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि जो फसल थी सेब की, फसल सेब की काश्त जो थी वो अभी बागात में पड़ी हुई है। इस दौरान जो महकमा हार्टिकल्चर है उनने भी पहले ही पेशन गोई की थी कि जो किसान हैं उन्हें बागात से जो सेब हैं वो महफूज मुकामात की तरफ मुंतकल करने चाहिए और साथ में जो फसल हैं उनको पेड़ों से उतारना चाहिए। फिलहाल अभी ये पेशन गोई है 2 दिन तक है, तो अभी बारिशों और बर्फबारी का, हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। आजम, बिल्कुल, बर्फबारी से जरूर जहाँ एक तरफ सयाहों में खुशी है, वहीं जो बाग मालिकान है या जो किसान है उनके लिए मुश्किलात है। बिल्कुल बिल्कुल आजम, मुश्किलात बहुत ज्यादा है।
क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 दिन जो है कंटिन्यूअसली खबर चलाई, जहां से एडवाइजरी भी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने इशू की थी और जो भी एचडीओज हैं वो उन्होंने एडवाइजरी इशू की थी और उन्होंने हिदायत दी कि जो सेब के बागात हैं उनको उनके पेड़ों को महफूज, क्योंकि जो बर्फबारी होती है जब वो पेड़ों पे जमा होती है तो पेड़ गिरना शुरू होते हैं, इनकी शाखें कमजोर हो जाती हैं, तो काफी मुश्किलात हैं किसानों को, मालिकाने बागात को। और अब ये जो है सिलसिला अभी जारी है, देखते हैं आइंदा दिनों तक मौसम क्या करवट बदलता है, वो फिलहाल अभी देखना बाकी है। जी आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट कत्ल मामला 16 RR के 5 आर्मी पर्सनल का हुआ था कत्ल मामले में 2 आर्मी रिपोर्टर को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था कत्ल। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुप्रीम कोर्ट कत्ल मामले में 16 RR के 5 आर्मी पर्सनल का हुआ था कत्ल मामले में 2 आर्मी रिपोर्टर को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था कत्ल। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 अजला के दौरे पर रहेंगे। अम्बेडकर नगर को करोड़ों का तोहफा देंगे और यहां के लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आला शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले वो वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा 25 अक्टूबर को होगा। सीएम रिंग रोड के किनारे मेहदीगंज में होने वाले जलसे-आम की जगह का भी दौरा करेंगे, जिसके बाद वो सर्किट हाउस में ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। वहीं सीएम योगी सुल्तानपुर भी जाएंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। लखनऊ से मुत्तसिल बाराबंकी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। बाराबंकी के अलावा कांग्रेस आज सहारनपुर और वाराणसी से भी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। प्रियंका गांधी बाद में सहारनपुर और वाराणसी से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा में भी शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि बाराबंकी में यात्रा से निकलने से पहले प्रियंका गांधी तालीम और नौकरियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन, ख्वातीन के लिए मुफ्त तालीम, किसानों के कर्ज की माफ़ी, बिजली की शरह आदि करने जैसे ऐलानात कर सकती हैं। वादा है कि प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस यूपी में ख्वातीन को 40% टिकट देगी। इसके अलावा तालिबात को मोबाइल और स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। उधर यूपी के मेरठ में आज असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का पहला अवामी इजलास होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली किठौर में होगी। रैली में अवैसी असेंबली इंतखाबात के लिए आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान कर सकते हैं। अवैसी पहले ही छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर चुके हैं। बिहार, बंगाल के इंतखाबात के बाद अब अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में उतरेगी। वादा रहे कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टी कहलाती थी, लेकिन अब वो मुल्कगीर सतह पर अपने पांव फैला रही है। ये अलग बात है कि अवैसी की पार्टी बंगाल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, लेकिन बिहार असेंबली इंतखाबात में सबको हैरान करते हुए इसने 5 सीटों पर कब्जा किया। तेलंगाना के बाद बिहार में अवैसी की पार्टी के मेंबरान असेंबली की तादाद सबसे ज्यादा है। अब अवैसी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में अवैसी मजबूत इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से मालूमात तारिक खबर जोड़े। तारिक, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज काफी बढ़ा हुआ है। आजम, देखिए बहुत अहम पहलुओं पर आपने अभी बात की और मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश जो है तो लगता है जैसे पूरी रियासत ही यात्राओं की, रैलियों की, मुजाहिरों की रियासत हो चुकी है। अब देखिए चाहे वो कांग्रेस की रैलियां हों या मुजाहिरे हों, एहतजाज हों या दूसरी सियासी जमातों के, बिलखुसूस देखिए जो 2 जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस के हवाले से बात करें या समाजवादी पार्टी के हवाले से बात करें, तो दोनों लीडर जो हैं प्रियंका गांधी भी और उधर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी मुकम्मल तौर पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब वो पूरी तरह बेदार हैं और कोई गुंजाइश आइंदा इलेक्शन के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस अंदाज से एहतजाज गुज़िश्ता दिनों किए गए, जिस अंदाज से कारगुजारियां सामने आई मुख्तलिफ जमातों की, तो उसने ये पैगाम दे दिया है कि इस मरतबा असेंबली इलेक्शन की राहें किसी भी जमात के लिए आसान नहीं होंगी। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश सरकार जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की जानिब से, जैसा कि आपने भी कहा कि पारा भी ऊपर जा रहा है और ऐलानात की बाल भी आ गई है। देखिए मुख्तलिफ जमातें ऐलानात कर रही हैं, मुख्तलिफ जमातें
इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि किस अंदाज से अवामी रुझानात अपने फेवर में किए जाएं, किस अंदाज से अवाम को मुतमईन किया जाए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो नाराजगी जो बीजेपी से देखने को मिली है अवाम में अब तक मुख्तलिफ मौजूआत पर, मुख्तलिफ मसाइल पर, उसको भी कहीं सियासी तौर पर कैच करने की कोशिश प्रियंका भी कर रही है और अखिलेश भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तारिक आपने ऐलानात का यहाँ पर जिक्र किया, बीजेपी की सरकार है, इससे पहले अखिलेश की वहाँ पर सरकार थी। कांग्रेस काफ़ी अरसे से इक़्तिदार से यूपी में दूर है। अब प्रियंका गांधी मैदान में आई हैं, बड़े बड़े ऐलानात इन्होंने किए हैं, बच्चों जो बच्चियां हैं उनको स्कूटी देने की बात की है, औरतों को 40% जो है वो टिकट देने की बात कही है इन्होंने। तो क्या इसका कुछ असर वोटर पर पड़ेगा? देखिए, ऐलानात के बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं होते हैं आजम, क्योंकि जितने भी ऐलानात मंशूर में किए जाते हैं या ज़बानी तौर पर किए जाते हैं वो बहुत कम पूरे हो पाते हैं। अगर आप गुज़िश्ता मंशूर को देखेंगे बीजेपी के, तो शायद उसमें से गिने चुने वादे ही पूरे हुए हों, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त ऐसी है जो नामुकम्मल है, जिस पर ये काम तक नहीं हुआ है। तो देखिए, ये ऐलानात की जो सियासत है अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अब लोग अमली तौर पर देखना चाहते हैं कि अमली तौर पर कौन से लीडर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ इम्कानात सामने ला सकते हैं। तो देखिए, ऐलानात के तो बहुत ज्यादा असरात नहीं नजर आएंगे, ताहम इतना जरूर है कि जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश की सियासत तब्दील हो रही है और जितनी तेज रफ्तारी से प्रियंका ने अपनी बुनियादों को मजबूत करना शुरू किया है, क्योंकि हम ये देखते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद एक तरह से बहुत कमजोर पड़ गया है, खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसको दोबारा जिंदगी देने में प्रियंका कहीं ना कहीं गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कामयाब नजर आती हैं और एक बड़ा हल्का उनसे जुड़ा है। तो देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा इशारा है जो बताता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा इख्तियार से भी लोग नाराज हैं और वो किसी ऐसे रहनुमा की तलाश में है जो उनकी उम्मीदों को, जो उनके यकीन पर पूरा उतर सके। तो बहुत अहम पेशरफ्त है ये। और जैसा कि आपने भी बताया कि असदुद्दीन ओवैसी भी देखिए किसी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते, बिलखुसूस मगरबी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां पर मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है, अक्सरियत है अकलियत की, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पेड़ बनाई है, वहां पर उन्होंने पैगामात दे दिए हैं। और चाहे वो संभल की रैली हो उनकी और बजवार के मामला हो, सिरसी की रैली हो, या अब उन्होंने किठौर में किठौर की तरफ, बिल्कुल, तो बहुत अहम बात है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया। तारिक, यहाँ पर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि बिहार इलेक्शन में इन्होंने ठीक ठाक मुजाहरा किया, 5 सीटें लेकर आए, लेकिन मगरबी बंगाल में इनको कामयाबी नहीं मिली, बहुत अच्छा मुजाहरा इनका वहाँ पर नहीं रहा। क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा? जो बिहार में 5 सीटें आई उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा लोगों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो रियासतें हैं वो बिल्कुल मिली हुई रियासतें हैं आजम, और सियासी मंजरनामा भी कमोबेश यकसा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि जिस अंदाज से वैसी तहरीकात चला रहे हैं, जिस अंदाज से सियासत को उन्होंने समझ लिया है, तो इसको असरअंदाज जरूर करेंगे। देखिए, एक बात बहुत अहम यह है आजम यहाँ पर कि ये जरूरी नहीं है कि ओवैसी बहुत ज्यादा सीटें लेकर आए या 10-5 सीटें लेकर आए, लेकिन हाँ, वो 10-5 सीटें हराने की पोजीशन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर एक सियासी इक्वेशन है वो इस अंदाज की है कि अगर वोट बैंक को तकसीम कर दिया गया, कहीं ना वोट बैंक तकसीम हुआ, तो भले ही उन्हें सीटें ज्यादा ना मिले, लेकिन वो किसी भी सियासी जमात के लिए खतरा जरूर साबित हो सकता है। जरूर साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दूसरी सरमाही में भी अच्छा मुनाफा हुआ है। 30 सितंबर को खत्म हुई सरमाही रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 13,680 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले सरमाही जो जून में खत्म हुई थी उसमें कंपनी को 12,273 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ख्याल है कि दूसरी सरमाही कंपनी का मुनाफा 12,480 करोड़ रुपए रहने का तखमीना था। बीती सरमाही में कंपनी का खालिस मुनाफा 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा। काबिल गौर है कि इसी माली साल की पहली सरमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आमदनी 1.40 लाख करोड़ रुपए रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।